Hello, hi everybody. Welcome to Expert Smart Classes, and this is your CDP educator Kajol Sinha here. So my dear students, हमने CDP की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप किए हैं, जैसे कि हमारे जीन पियाजे और कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इन सब की थ्योरीज एंड हमने और भी इंटेलिजेंस के अलावा इंटेलिजेंस और उसकी थ्योरीज को भी कवर अप किया है। तो जिस भी अभी स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा है वीडियोस को, तो वो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर सीरीज में प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, ये जो एनईपी है, ये ठीक है, इन शॉर्ट में इसको एनईपी बोलते हैं। तो ये एनईपी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एक से दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं मल्टीपल ईयर्स में। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप प्रॉपरली कीजिएगा। और कंसेप्चुअल सा चैप्टर है, इसमें कोई फैक्ट्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। मोस्टली इसमें से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, एक बार समझ बना लेंगे, तो यू विल बी एबल टू डील आउट द क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में हुआ क्या था, मतलब इसमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर कौन कौन सी पॉलिसी बनाई और किस तरीके से उन्होंने डील आउट किया। लाइक ये जो है, ये पढ़ सकते हो, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये एनईपी 2020 का पूरा डॉक्यूमेंट है। तो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको निकालती है, इशू करती है, MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये पूरा डॉक्यूमेंट को इशू करती है, जिसमें कि कुछ पेजेस है, 108 या 112, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी ये चीज है कि एग्जाम में क्या क्या आता है वो सारे पॉइंट्स जो है इस वीडियो में कवर अप है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि एनईपी के बारे में, अगर बहुत बेसिक चीज, तो ये जो एनईपी है इसका फॉर्मेशन जून 2017 में इसरो के, देखो इसरो के जो पहले फॉर्मर चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, देखो के कस्तूरी रंजन, के करके भी इसका आता है, या फिर रंजन, मिस्टर रंजन करके भी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। रंजन जी की जो अध्यक्षता, यानी कि उनकी डायरेक्टरशिप में क्या किया गया था, एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, एक कमेटी फॉर्म की गई, जिस कमेटी ने क्या किया, जिस कमेटी ने मई 2019, यानी कि 2019 मई में एक जो होता है ना कि ड्राफ्ट दे देना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने दिया था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उसी तरीके से क्या ड्राफ्टिंग की थी, इसकी ड्राफ्टिंग की थी हमारे के रंजन ने। ध्यान रखना, ये आता है, ये जो मैं चीज मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। अब 2019 में तो ड्राफ्टिंग हो गई भाई, अब आगे क्या चीज। अच्छा देखो, कमिटीज क्या होती है, देखो अगर कोई ना रूल बनना होता है, कोई भी लॉ बनने होते हैं देश के, तो वो सारे के सारे पार्लियामेंट में बनते हैं। आपको पता ही है, पार्लियामेंट जो है हमारा लेजिस्लेचर का काम करती है। अभी देखो, अगर देश जो चल रहा है वो तीन ही इंस्टीट्यूशन के थ्रू चल रहा है। फर्स्ट वन इज क्या, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से तीन बॉडी काम करती है गवर्नमेंट की, उसमें पार्लियामेंट वर्क करती है किसका, लेजिस्लेचर का, यानी कि लॉज बनाने का, लॉज फॉर्मेशन का। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं वो अलग अलग ना कमिटीज बनाते हैं। लाइक कि अगर कोई प्रॉब्लम देश में बहुत एक लेवल पे आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम है और सबको उसमें उसको फेस करना पड़ रहा है, तो एक कमेटी अलग अलग डिसाइड हो जाती है। तो ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड मतलब बहुत क्वेरीज चली थी उस टाइम पे कि क्या होना चाहिए, एक पॉलिसीज बनाओ कि हर स्कूल, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड स्कूल हो, वो फॉलो करे सारे के सारे उन एजुकेशन पॉलिसीज के रूल्स को। तो इसीलिए के रंजन जी ने क्या किया था, कस्तूरी रंजन ने 2019 में अपना पूरा ड्राफ्टिंग तैयार किया था और पेश कर दिया था, यानी ड्राफ्टिंग करके पॉलिसीज को जो है प्रेजेंट कर दिया पार्लियामेंट में। अब आगे क्या होता है, देखो कैबिनेट की एक खास मिनिस्ट्री है जिसका नाम MHRD। देखो MHRD मींस फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री जो है मतलब इसका अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब ऐसा बोला गया कि इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है, यही मिनिस्ट्री किसको पब्लिश करती है, एनईपी, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को। और अभी तक ना जितने भी सीबीएसई स्कूल या जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल अभी हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो उन पे जो पॉलिसीज फॉलो हो रही है वो एनईपी ही फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि देखो एजुकेशन की बात है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर हम बात करें 2030 के एक स्कोप की, अगर एक प्रेडिक्शन की, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना।
2030 तक अध्यापन यानी कि टीचिंग के लिए जो एक मिनिमम ये एक डिसाइड करेंगे ना कि लिमिटेशन क्या होती है, तो वो होगी किसकी डिग्री, बीएड की डिग्री। देखिए अभी क्या चल रहा है अगर करंटली देखो, करंट का आपको सिनेरियो सारा पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है, सीटेट वगैरह, और काफी सारे स्टूडेंट ने बीटीसी। तो अब क्या होने वाला है, जो एनईपी बोलती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि 2030 तक जितने भी बीएड होल्डर होंगे, स्पेशली मतलब अभी बीटीसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बीएड की बात हो रही है, तो जितने भी पढ़ाएंगे स्कूल्स में, तो सिर्फ और सिर्फ वो बीएड वाले पढ़ा सकेंगे, बीटीसी वालों को उतना अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बीएड की डिग्री जो है वो कंपल्जन बन जाएगी, कब तक के लिए, 2030 के लिए। तो आप में से भी कोई अगर अभी बीएड नहीं है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिर दिक्कत आ सकती है जब आप पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं कि 4 इयर्स का अब इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। देखो 12th के बाद अब क्या है कि जो बच्चे 12th करेंगे वो 12th के बाद 4 साल का बीएड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप। इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या क्या है और क्या नहीं है, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये चीज होने वाली है, तो बेटर है कि आप उसको कर लें। अभी बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की। अब स्कूल एजुकेशन का जो एक पर्पस है, मतलब क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या बोलती है, सारे के सारे जितने भी सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के स्कूल है, वो कहती है कि अभी तो ठीक है चल रहा है, अभी क्या चल रहा है कि नर्सरी प्राइमरी ये सब, मतलब नर्सरी तो नहीं है, किंडरगार्टन है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर 12th तक होता है एकेडमिक, लेकिन आगे आने वाले टाइम में एक्चुअल में क्या होगा, देयर विल बी 4 स्टेज, इस तरीके से 4 स्टेजेस फॉर्म की जाएगी। पहली स्टेज जो होगी फाउंडेशनल, द सेकेंड वन इज प्रिपेरेटरी, ठीक है, फर्स्ट होगी फाउंडेशनल, सेकेंड वन प्रिपेरेटरी, ठीक है, थर्ड वन विल बी मिडल एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी। तो ध्यान से सुनना, 4 यानी कि 4 स्टेजेस होंगे अगर बच्चा जब स्कूल में आएगा और स्कूल से बाहर निकलेगा, यानी कि अपनी जो पूरी एकेडमिक जर्नी को कंप्लीट करेगा वो 4 स्टेजेस में करेगा। ये आगे आने वाले टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि एनईपी डिसाइड करके बैठी हुई है। क्या होगा ध्यान से सुन लेना, ये जो शुरू के 3 साल होते हैं, देखो शुरू के 3 साल का मतलब आप एक चीज, जैसे अभी क्या होता है कि 4-5 साल में अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो किंडरगार्टन या फर्स्ट में जैसे भी एडमिशन होता है, तो अभी तो पहले किंडरगार्टन में लेते हैं बच्चे को, है ना। तो लेकिन आगे आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं रहेगा। आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक गवर्नमेंट स्कूल का भी मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आप देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 साल के बाद क्या होगा, ये वाली फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज बनेगी। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, इन सब नामों से इसको डिनोट किया जा सकता है। बाकी 3 साल के बाद बच्चा इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज। क्लियर है। तो आज भी क्या है, देखो फाउंडेशन क्लासेस होती है लेकिन थोड़ा सा एज का उसमें वो रहता है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि बच्चा 3 साल के बाद फाउंडेशनल क्लासेस में जाएगा, यानी कि आंगनवाड़ी कह सकते हो, प्री स्कूल, बाल वाटिका एंड ऑल दैट। अब आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा 6 से 8 इयर्स का होगा, ये मैं दूसरी कैटेगरी की बात कर रही हूँ, यानी कि जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा तो उसकी ना 2 साल की जर्नी चलेगी क्लास 1 में और क्लास 2 में। अभी तक क्या था कि फाउंडेशन स्टेज थी, तो फाउंडेशनल स्टेज में उसने 3 साल कंप्लीट किए, 3, 4, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप इसको नोट्स पर ला लेना प्रॉपर, 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6, ये 3 सालों का जो एक टाइम पीरियड है ये अलग है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा ईयर आएगा, 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8, इतने एज ग्रुप का बच्चा जो है क्लास 1 एंड 2 की जर्नी को कंप्लीट करेगा। और ये जो कंप्लीट टाइम पीरियड रहेगा ये सिर्फ 2 साल का रहेगा, और जो स्टार्टिंग का फाउंडेशनल रहेगा दैट विल बी ऑफ 3 इयर्स। कोई डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें 8 इयर्स के बाद क्या, यानी कि क्लास 2 के बाद क्या, क्लास 2 के बाद जब बच्चा जाएगा क्लास 3, 4 एंड 5, देखो मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर बच्चा जो होगा वो क्लास 6 to 8 में जाएगा, ठीक है, क्लास होगी 6 to 8, एज कितनी होगी, एज होगी 11 to 14, ठीक है, तो क्लास होगी 6 to 8 एंड एज विल बी ऑफ 11 to 14,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको आप प्रॉपर्ली लिख लेना, एक टेबल बना लेना टेबुलर फॉर्म में, अगर आप इसको नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। तो ये तो देखो प्रिपरेटरी जो है वो किस ईयर तक है, प्रिपरेटरी 3 इयर्स का है, फाउंडेशनल 5 इयर्स का है, ये कंबाइंडली पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूजन दूर करो, ये 5 इयर्स का है, ठीक है, और ये कितने इयर्स का है, 3। एज मैंने लिख दिया है, एज है 8 to 11, एंड इसमें एज क्या हो जाएगी, इसमें एज हो जाएगी 3 to 4 5 6, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 4 5 and 6, कोई डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 5 इयर्स का हो गया फाउंडेशनल पीरियड, 3 इयर्स का प्रिपरेटरी पीरियड, और जो मिडल ईयर्स आएंगे यानी कि जो मिडल वाली स्टेज आएगी उसमें बच्चा होगा 6 to 8 क्लास में 11 to 14 इयर्स का बच्चा, ठीक है, 6 to 8, यानी यहाँ पर टाइम पीरियड होगा 3 इयर्स का। देन आफ्टर सेकेंडरी स्टेज आएगी, सेकेंडरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होगी, दैट विल बी ऑफ क्लास 9 to क्लास 12, यानी कि 9 क्लास से लेकर 12th क्लास का बच्चा जिसकी एज ग्रुप क्या होगी 14 to 18, ठीक है, और ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा 4 सालों का, 4 सालों का ही बैठता है, देखो 9, 10, 11 और 12। तो इन 4 सालों के टाइम ड्यूरेशन में बच्चा जो है अपनी सेकेंडरी स्टेज को कंप्लीट करेगा। अभी जैसे बोलते हैं ना कि 11, 12 को सेकेंडरी स्टेज माना जाता है, तो लेकिन आगे आने वाले टाइम ड्यूरेशन में इट विल बी चेंज। तो इस तरीके से 4 साल यहाँ हो गए हमारे, 3 इयर्स 2 इयर्स, यानी कि यहाँ पे जो आप फॉर्मेशन बनाओगे वो कितने का बनाओगे, कंप्लीट अगर हम बात करें तो 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, 5 3 3 4 कितना हो गया टोटल, 10 and +3 13 और 4 17, यानी कि ये जो टोटल बैठा है 5 3 3 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार ये इक्वेशन, ये डिजिट पूछ लेते हैं, कभी कह देते हैं कि 3 + 3 4, तो आपको टर्म्स याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखनी है डिजिट्स की कि क्या है 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि अब क्या होगा कि अब स्कूल जो सिस्टम है स्कूलिंग का, उसको 3 से लेकर 18 वर्ष यानी कि 3 to 18 इयर्स तक का जो बच्चा होगा उसका जो करिकुलम आएगा, जो उसका सिलेबस होगा, वो सिलेबस कैसे पढ़ाया जाएगा, एक पैटर्न पर दिया जाएगा जो होगा 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को जो मैंने पूरा आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में जरूर बना लेना ताकि आगे पेपर में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये थोड़ी चीज है जो फैक्चुअल है, वरना तो आगे सारा कंसेप्चुअल मैटर है, कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि डिजिट्स का खेल है यहाँ पे। क्लियर है, चलिए 5 3 3 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखिए एक क्वेश्चन है प्राइमरी क्लास, देखो जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं 1 to 5, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, प्राइमरी क्लास कितनी होगी 1 to 5। अब 1 to 5 के क्लासेस में इन्होंने पूछा है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP। देखो NEP 2020 का क्या कहता है, मतलब इसमें कौन कौन सी स्टेज आ सकती है, ठीक है, 1 to 5 में। अगर मैं 1 to 5 की बात करूं तो चलो स्टेजेस एक बार और देखते हैं, हैव अ लुक, ये देखिए ये स्टेजेस एक बार और देख लेते हैं। 1 to 5 पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा ना आप पहले समझना उसके बाद करना। इन्होंने हमसे पूछा है क्या 1 to 5। अब अगर 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 एज नहीं पूछी है, क्लास पूछी है, तो 1 to 5 क्लास आ रही है हमारी कहां पर, फाउंडेशन में और प्रिपरेटरी में, ठीक है, 2 स्टेज में आ रही है, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में और प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशनल में क्या हो जाएगा, प्री स्कूल हो जाएगा, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, और फाउंडेशन के बाद प्रिपरेटरी जो स्कूल स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम क्लास 3rd to 5। तो टोटल हम 2 स्टेज इसमें काउंट कर रहे हैं, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी। तो इसमें आप बताइए क्या होना चाहिए, प्रिपरेटरी स्टेज तो बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट, मिडिल स्टेज मैच नहीं होगा, इसको कट करो, थर्ड इज फाउंडेशनल स्टेज, ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A and C। तो ऑप्शन A ऑप्शन C कहां पर है, 3rd ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा डेफिनेटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें है, हिंदी में देख लीजिए A और C। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है जब आप कंसेप्ट को पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के अनुसार विद्यालय शिक्षा, यानी कि अब जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी वो कैसे आप बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, तो वो आपका है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, टोटल अगर हम बात करें तो हम 15 ईयर्स का काउंट इसमें कर रहे हैं, ठीक है। टोटल अगर हम देखें तो टोटल 15 ईयर्स इसमें ड्यूरेशन आ रही है स्कूलिंग सिस्टम में। देखो यहाँ पर आप यही आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है। अभी हम एक बार और देखते हैं। देखो ये कितने ईयर्स का है, ये है हमारा, ये है 5 ईयर्स, ठीक है, 3, यानी कि अगर वैसे कंप्लीट में कहूं तो 5 3 3 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर अच्छे से हो सकता है। क्लियर है, 5 3 3 + 4, तो टोटल ये भी देखो, टोटलिंग भी आपको याद रखनी है, ये टोटल टाइम ड्यूरेशन स्कूलिंग सिस्टम का 15 ईयर्स हो जाएगा, और क्लासेस कौन कौन सी होगी, स्टेजेस कौन से होंगे, वो पर्टिकुलर आप लिख लेना जिससे कि याद रहे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, देखो इसके कुछ सिद्धांत है, कुछ पॉलिसीज है, कुछ प्रिंसिपल्स है, वो क्या है एक बारी में आप समझ लीजिए। वैसे तो आपको पता ही है। अब देखो संरचनात्मक समझ, ये देखो कंसेप्चुअल जो नॉलेज है, वैसे भी आपको आजकल कहा ही जाता है कि आप जहां भी पढ़ाएंगे कंसेप्चुअल बच्चों की लर्निंग पे फोकस कीजिए। देखो रट्टाफिकेशन या ये जो रोड लर्निंग होती है, ये एक टाइम तक तो ठीक है, बट आगे ये हार्मफुल है बच्चों के करियर के लिए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब बच्चे भी उस लेवल को, मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना, कंसेप्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो बस पढ़ रहे हैं कि रट्टाफिकेशन हो जाए और मार्क्स आ जाए, एकेडमिक बन जाए। लेकिन कुछ ही बच्चे और कुछ ही टीचर्स जो है जो इस चीज पर फोकस करते हैं, और वो चीज क्या है, करियर। तो आजकल का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली इसी पर फॉर्म है। एनईपी की जो न्यू पॉलिसी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना, एम्फसाइज करवाना, और ये जो रोड लर्निंग मेथड है इसको जो क्या किया जाता है, इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। यानी कि रोड लर्निंग मेथड, और ये जो है ना, देखो एजुकेशन मतलब इसलिए, मतलब कोई बच्चों को आप पढ़ाओ कि रिजल्ट अच्छा लाना है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, कि अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन या रोड लर्निंग पर फोकस करोगे तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए दैट विल बी कंप्लीटली हार्मफुल। तो ध्यान रखना, ऐसे असर्शन और रीजन में पूछा जाता है कि क्या पॉलिसी है या फिर क्या प्रिंसिपल है एनईपी के, तो आपको सिंपली देखना है उसमें कि पहला आप मार्क करेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और रोड लर्निंग को जो है नेग्लेक्ट किया गया है। कोई और प्रॉब्लम? चलिए अब कंसेप्चुअल नॉलेज के बाद सेकंड थिंग वो क्या कहते हैं कि जो सीखने के लिए सतत, देखो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी, मैं मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा ही रही हूँ मैं आपको, अब अगर आप ये सोचे कि मैडम पढ़ा रही है और हम कोई, मतलब हम कंसेप्ट ही पढ़ लेते हैं, या आप कहीं से भी पढ़े, आप कंसेप्ट जब पढ़ रहे हो और आपने अपना असेसमेंट ही नहीं किया, अपना इवैल्यूएशन नहीं किया, तो जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है, जब वैकेंसी आएगी, आप बिना असेसमेंट के पेपर देने गए, तो डेफिनेटली आपको ना प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आएगी कि आपको खुद नहीं पता रहेगा, भले ही आपको कंसेप्ट अच्छा आता हो, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ना स्कूल एकेडमिक टाइम में क्या होता है कि एकेडमिक पीरियड में बच्चों का एक हाफ ईयरली और एक होता है एनुअल एग्जामिनेशन, ये तो चलो एक फाइनल असेसमेंट है, लेकिन इसके अलावा एक यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों के, और आजकल के टाइम पीरियड में तो ये इस पर एम्फेसाइज ज्यादा है कि आप एक चैप्टर के बाद टेस्ट ले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का एक प्रोविजन दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट या कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन यानी कि सतत मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे से आप टेस्ट नहीं लोगे, आप कंटिन्यूसली उसको देखोगे नहीं, चेक नहीं करोगे कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद वो नहीं सीख पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साल के, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रख कर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को, ये सब आपको मैंने बता दिया इंग्लिश में, कि बच्चे
बच्चे को आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम पे या हाफ ईयरली पे फोकस ना करो, उनके कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएशन करते रहो। और ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो कंसेप्ट लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर, ऑल्दो मैं आपको मैं पूरा प्रोवाइड भी करा रही हूँ पीवाईक्यू हर चैप्टर के बाद, लेकिन इन केस जैसे ये पीवाईक्यू अगर कम रह गए तो आप कहीं से भी पीवाईक्यू करें, लेकिन करें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे ना कि आपका इवेल्युएशन कैसे हो रहा है, आप कितना पानी में है और क्या रिजल्ट आपका निकल पा रहा है। क्लियर? चलिए, अगर आप बात करें स्कूल में जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, समेटिव नहीं होना चाहिए। देखो फॉर्मेटिव का मतलब क्या और समेटिव क्या। फॉर्मेटिव का मतलब, फॉर्मेटिव में ना ये होता है कि आप एक टाइम इंटरवल के बाद आप लेते रहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट लेते रहो, प्लस आप उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, आप एमसीक्यू फॉर्म, फिलअप्स, यानी कि अलग अलग मेथड से आप बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और समेटिव क्या होती है, समेटिव होती है बिल्कुल लास्ट में, फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं ना बच्चों के, वो समेटिव होते हैं। अगर मान लीजिए पूरे साल बच्चे को पढ़ाया आपने, बहुत पढ़ाया, ठीक है, और लास्ट में एकदम फाइनल एग्जाम हुए, उसमें 80 या 100 मार्क्स का जो पेपर बना, बच्चे को ढेर सारे चैप्टर आपने लर्न करने के लिए दे दिए और बच्चे को पता नहीं है कि हम इसमें कैसे क्या करें, क्योंकि उसने फाइनल से पहले सपोज आपने कोई टेस्ट ही नहीं लिया या आपने कोई असेसमेंट ही नहीं लिया है, बच्चों से कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाया, तो बच्चा डेफिनेटली कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो उसका रिजल्ट जो है वो डाउन जाएगा, ठीक है। असेसमेंट बहुत जरूरी है, और असेसमेंट किस प्रकार का होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि छात्रों की छात्रों की प्रोग्रेस के इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेट, देखो ये भी परख से रिलेटेड काफी आ जाता है, कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परख कहाँ से आया एनईपी में। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए ना एक सेंटर बनाया गया है, मतलब आप समझ पा रहे हो, नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये नेशनल लेवल पर है, और स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनका असेसमेंट, उनको असेस किया जाता है, उस सेंटर का नाम इन्होंने क्या रखा है, परख। ध्यान रखेंगे ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, परख नाम से स्टैब्लिश है। तो परख नामक एक जो है पूरा सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, ये आप अच्छे से कर लेना, वैसे एक दो बार एग्जाम में आया है पर आगे आ सकता है, चांसेस है। चलिए, छोड़ना नहीं चाहिए, देखो कोई चीज अगर आपको लग रही है कि पहले आई हुई है। आगे बात करते हैं एनईपी। तो एनईपी 2020 और क्या कहता है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, मतलब कि यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन। देखो इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। आपको पता है कि आपको क्या सीखना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम की, आपने ये तो देख लिया कि ठीक है ये मेरा सिलेबस है, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, लिख लिया एक जगह पे, आपको पता लग गया कि ये सिलेबस है और ये मुझे करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है। दो बातें हैं, देखो दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। आपको ये तो पता है कि ये सिलेबस है, ये मुझे कंप्लीट करना है, बट यू डोंट नो कि हाउ टू कंप्लीट इट, कैसे करना है, कैसे सीखना है, लर्न कैसे करना है, कितना छोड़ना है। तो क्या करना है से ज्यादा जरूरी है कि कैसे सीखना है, ठीक है। क्या से जरूरी है, कैसे, यानी कि टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि वो लर्निंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको दूसरी चीज और क्या कहता है एनईपी, एनईपी हमसे ये कहता है कि हमें जो मेथड यूज करना चाहिए वो स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखो मानकीकरण से लचीलापन, इसका मीनिंग ये है कि आप ना कि कोई भी सब्जेक्ट में एक लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आज जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, इवन उसमें भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी गई है कि अगर आप देखो कि आजकल के टाइम पीरियड में जितने साइंस लैब वगैरह है या जितने साइंस टीचर है, मैथ्स के टीचर है, ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि ऐसा एनईपी कहती है। और ये कैसे करते हैं, मान लीजिए साइंस का कोई चैप्टर है तो नेचर से जोड़ के समझाते हैं टीचर्स, और काफी सारी चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ये मतलब क्या कि आप स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते कि भाई नहीं तुमने किताबों से रटना है और पढ़ लो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स के अंदर लानी पड़ेगी। यानी आप जो भी पढ़ा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली सही होना चाहिए, और वो कंसेप्चुअल होना चाहिए,
ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है उस चीज को एक वे में ना सीखकर अलग अलग वे में भी सीख सकता है। ठीक है, पढ़ाने के और पढ़ने के 10 तरीके होते हैं, 10 टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, सबका तरीका अलग होता है, बच्चे 10 अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग सबके अंदर होती है। खैर आगे बात करते हैं। तो ये दो मैटर आप याद रखना, दो चीजें हैं कि हाउ टू लर्न एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो इसमें देखो हिंदी में लिखा हुआ है हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, यानी कि उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, तार्किक सोच मतलब उसकी रीजनिंग, उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, इनोवेशन होता है, और समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटी। तो ये सब की ना हमें क्या करनी है, हमें एक पहचान करनी है उस पर्टिकुलर पर्सन में, हमें क्या करना है, इन सब चीजों को ढूंढना है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है हमारे अंदर जो छुपी हुई होती है, और जब तक सामने वाला उस चीज को बाहर नहीं लेके आता हम भी नहीं जान पाते। ठीक है, ये फैक्ट है। देखो दो बातें हैं, या तो हम खुद से प्रैक्टिस करें या कोई हमें गाइड करे, हमें समझाए कि करना कैसे है, यही चीजें होती है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी देखो, अगर का मतलब अगर आप वैकेंसी क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में आपको ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी जो एनईपी बोलता है, जो आज भी प्राइवेट स्कूल्स में भी यूज होती है हर जगह पर। ठीक है, आपको उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल माइंड, ये सब जो है पर्टिकुलर डेवलपमेंट करना पड़ेगा इन सबका, और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि किसी तरीके से उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो। समग्र का मतलब यहाँ पे 360 भी आप कह सकते हो, 360 डिग्री का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन आपने अपने उसमें बीटीसीए बीएड के कोर्स में देखा होगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आपने क्या पढ़ा था, ये पूरी बुक आती थी, इसमें ना इसमें ये बताया जाता था कि ना हर कैटेगरी का बच्चा, मतलब कैटेगरी इन द सेंस कि वो पैरालाइज है, नहीं है, या उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, या किसी भी टाइप का उसका इम्पेयरमेंट है, तो वो और बाकी के बच्चे साथ में पढ़ेंगे। यानी कि जब आप हर तरीके के बच्चे को साथ में बैठकर इंक्लूसिवली यानी कि समावेश करके पढ़ाते हो एक साथ, हर तरीके के अच्छे बच्चों के साथ भी जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, तो उस एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सभी तरीके के बच्चों को एक साथ लर्निंग देना। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि एक फोटो आप देख सकते हो, इसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ये था, एनईपी ने बोला कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है और ये होनी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को ना लो फील ना हो और वो सीख सके सामने वाले से। ठीक है, अभी जैसे आजकल का जो टाइम पीरियड है, इसमें स्कूल्स में क्या होता है कि किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए सेक्शंस डिवाइडेड है, 8-10 सेक्शन है या 4-5 किसी स्कूल में एक क्लास के सेक्शन है, तो हर सेक्शन में मिक्स बच्चे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बहुत अच्छे बच्चे आप सिर्फ ए सेक्शन में भर दो और बी में बेकार भर दो या सी में ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता भी है तो वो गलत है, अगर किसी स्कूल में ऐसा हो रहा है। हमेशा मिक्स बच्चे होने चाहिए। मिक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल स्टूपिड इडियट सा है, लो मेंटालिटी है, तो अगर वो साथ में किसी ऐसे बच्चे के पास बैठेगा जिसकी हाई क्रिएटिविटी है, उसका हाई इंटेलिजेंस है, तो वो उससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखना चाहेगा। और जब वो 4 ऐसे बच्चों को बीच बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है संगत का असर बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर उसी बच्चों को उसी की कैटेगरी के साथ बिठाओगे तो वो चीज फिर वो कहेगा कि ये मैं भी बेवकूफ और ये 4 आसपास वाले भी बेवकूफ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करते एनईपी के अकॉर्डिंग। वैसे एनईपी ने सारी बातें अच्छी कही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग और क्या चीजें कही गई है। लर्निंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस वाली मतलब एक्सपेरिमेंटल, इसको आप एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए यानी कि प्रयोगात्मक होनी चाहिए। तो लर्निंग जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हो तो उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखाओ, और जिसमें स्वयं करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ये तो देखो आपने काफी बार सुना होगा, पेपर में आता है कि एनईपी किस चीज पर फोकस करती है या फिर एम्फेसाइज करती है। तो द लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन कंसेप्ट, मतलब एक्सपीरियंस वाले मतलब एक्सपेरिमेंट वाले तो चीजों पर फोकस करती है, साथ ही साथ इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, खुद से सीखना। देखो बच्चे को ना
फ्री थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और उसे आप गाइडेंस दे सकते हो कि यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, आप खुद से कोशिश करो। जब एक स्टैंडर्ड में बच्चा आ जाता है ना, जब 7th 8th 9th में आने लगता है बच्चा, तो आप उसको क्वेश्चंस दो, आप उसको कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दो कि आप इसे खुद से करिए एंड देन असेस योर सेल्फ, अपने आप को असेस करो कि आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि करके सीखने से ही काफी चीजें समझ में आती है। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, देखो हम और आप कोई भी चीजें तब तक नहीं सीख पाते जब तक हम उस पर खुद से मतलब एक एप्लीकेशन ना लगाए, ठीक है, चाहे वो लाइफ की सिचुएशन हो या फिर और कोई चीजें हो, जब तक हमारे ऊपर नहीं आती उतना हमें नहीं पता लगता है। तो क्लियर है, ठीक है, ये फंडा था किसका, एनईपी का, सेकंड लर्निंग बाय डूइंग। और हर सब्जेक्ट में देखो, हर सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं वो कि आर्ट होना चाहिए, गेम्स, मतलब कि कहने का मतलब कि आर्ट का मतलब यहाँ पर ना वैसा पेंटिंग नहीं, आर्ट का मतलब यहाँ पर है, आर्ट का मतलब यहाँ पर है कि आप हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि उसको मतलब एक पढ़ाने की आर्ट बनाओ उसको, और बच्चा उसको एक कला के थ्रू पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, एक्टिविटीज, एक मतलब स्मूथ तरीके से पढ़ा सकते हो, और बाकी सारी जैसे स्टोरीज वगैरह सोशल साइंस में आप इंक्लूड करो, तो इन सब से ना बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। साइंस में प्रैक्टिकल चीजें बहुत है करने के लिए, है ना, रियल वर्ल्ड में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। यानी एनईपी कहता है कि अगर हम इंटीग्रेट करके पढ़ाएं, इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब कि अगर हम हर सब्जेक्ट में क्या करें, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिकल करें, उसको हम कैसा बनाएं, उसमें हम एक्टिविटीज क्रिएट करने की कोशिश करें, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चे के लिए आसान हो सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट बच्चों को स्टार्टिंग से टिपिकल रखते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, ये सब मतलब बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा डरते हैं इन सब्जेक्ट से, लेकिन जब फैमिलियर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो, हर सब्जेक्ट हर किसी का अच्छा नहीं होता, ये बात तो एक सत्य है। खैर आगे चलते हैं, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज पर एम्फेसाइज करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लेना इसको, जैसे पढ़ेंगे ना आप इसको इजीली कर सकते हो। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या एनईपी हमसे ये कहता है कि उस टाइम ही पढ़ो, मतलब बच्चों को उस टाइम ही पढ़ाओ या बच्चे उस टाइम ही पढ़े या सीखे जब एग्जाम्स हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो नेगेटिव पॉइंट है, कट करेंगे। नेक्स्ट है रोट लर्निंग, ये मैंने आपको अभी बताया था कि रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं चलेगी एनईपी के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस का मतलब कि ड्रिल का मतलब यहाँ पर चीजों को बार बार पढ़ना और टेस्ट लेना, पढ़ाना और टेस्ट लेना, तो क्या ये हो सकता है, अभी देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से काम तो चलेगा नहीं। और फोर्थ की बात क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल, कैसी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल, तो ये बात तो अभी हमने पढ़ी थी बिल्कुल एनईपी के फर्स्ट पॉइंट में कि कंसेप्चुअल लर्निंग या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है एनईपी, और किसको नेग्लेक्ट करता है, रोट लर्निंग को खत्म करता है या इसकी बात पूरी तरीके से काटता है। डन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, यानी कि असेसमेंट का एम क्या है, एनईपी असेसमेंट से रिलेटेड क्या मोटिव रखती है। तो असेसमेंट का एम है, फर्स्ट वन इज टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, सेकंड मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। देखो ये बात तो वैसे भी गलत है ना, नेगेटिव है। अगर हम हिंदी में देखें कि बच्चों की तुलना करना, ये सब गलत है। और टू सपोर्ट चिल्ड्रन द, बच्चों को सीखने की प्रोसेस में उसकी हेल्प करना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकेंड एक बार और देखते हैं, मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। और रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड ऑप्शन क्लियरली यहाँ पे डिफाइन है कि ये सही है। क्लियर है। चलिए देखो, आपको अगर आंसर पता भी ना हो ना, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढा करिए। अक्सर क्या करते हैं ये मोस्टली ऑप्शन को क्या करेंगे, नेगेटिव डालते हैं, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाए और आंसर ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये सारे प्रीवियस ईयर है, तो इसमें आपको नॉट वाले काफी देखने को मिल जाएंगे। नॉट यानी कि एनईपी के रिगार्डिंग इनमें से क्या सच नहीं है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट। तो अब नॉट की बात करें तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, हर बच्चे की कैपेसिटी को पहचानता है
और बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये तो है ना, ये तो यस है, मतलब ये तो है। सेकेंड वन अगर हम देखें तो सेकेंड ऑप्शन है इट एम्फसाइजेस शुड बी प्लेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। ये भी बात सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, तो सही है बिल्कुल, ये तो है ही पॉलिसी, मतलब प्रिंसिपल है किसका, एनईपी का। थर्ड देखते हैं देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल रीजनिंग। ये भी सही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनईपी। एंड द फोर्थ वन टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कंप्लायंस इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को इनाम दो और इस तरीके की पनिशमेंट दो, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप अगर पढ़ा रहे हैं किसी को और आप सिर्फ इस वे में पढ़ा रहे हैं कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स लेके आए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, या आपके खराब मार्क्स आए तो पनिशमेंट। ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है और एनईपी इस चीज को कंप्लीटली डिनाई करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है, यानी कि ऑप्शन भी कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स, यानी कि एनईपी किसकी तरफ मतलब उसका जो एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो किस तरफ जाता है। चलिए इनका प्रपोजल किस और है, लर्निंग टू लर्न, रोट लर्निंग, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट या स्टैंडर्डाइजेशन। आप एक चीज को देखिए, रोट लर्निंग तो मैंने फिर कह रही हूं ये बार बार एक ही चीज देते हैं, देखो ये नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट को इंक्रीज करने से क्या होगा, बस सिलेबस बढ़ाने से कुछ होगा थोड़ी, इससे बच्चा ज्यादा थोड़ी सीख जाएगा, तो ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइजेशन वैसे ही गलत है, मानकीकरण हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, लर्निंग टू लर्न, और यही एकदम करेक्ट और सूटेबल ऑप्शन है किसका, एनईपी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं एनईपी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। एनईपी क्या कहती है कि लर्निंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंटेंट ओरिएंटेड, सेकंड वन इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपेरिमेंटल या फिर बिहेवियरिस्टिक, यानी कि इन चारों में से कौन सा होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, कंटेंट ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सिलेबस ही बढ़ा रहे हैं, नहीं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चे को सिखाओगे तो द रिजल्ट विल बी डेफिनेटली बेटर, वो पहले से अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी करेक्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बिहेवियरिस्टिक, इसका कहीं अभी तक नाम हमने नहीं सुना है एनईपी में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अब बात करते हैं एनईपी प्रोपोजेस दैट एजुकेशन। ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया बट हल्का सा इसमें चेंज है, देख लेते हैं। एनईपी प्रपोज करती है क्या, फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, ओरिएंटेड टुवर्ड्स। आप खुद देखो कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे करती है ये फोकस, या फिर इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, खोज पर फोकस करती है, टेक्स्ट बुक पर ये तो बिल्कुल गलत है, इस पर तो बिल्कुल नहीं करती, और लर्निंग फॉर एग्जाम्स पे भी नहीं करती, डिस्कवरी पर भी नहीं करती है, ठीक है। ये किस पर करेगी, नहीं डिस्कवरी पर करेगी, ठीक है। डिस्कवरी तो इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी पर करेगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर नहीं करेगी, क्लियर, जैसे कि अभी आपने देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। To ensure retention of students from socio-economically disadvantaged group, NEP proposes the curriculum and pedagogy should be। अगर बच्चों को क्या करना है, देखो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित रह चुके हैं उन समूह के छात्रों को अगर हम क्या करवाना चाहे, कंसेप्ट सिखाना चाहे, तो NEP क्या कहता है कि सिलेबस या करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो आपको पढ़ना है सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, मतलब क्या सिर्फ एग्जाम्स से रिलेटेड होना चाहिए, गलत। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, ऐसी तो लर्निंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल या स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म। एंगेजिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बच्चा सीखे तो उस एक्टिविटी में, उस लर्निंग में वो एंगेज रहे। कंटेक्चुअल का मतलब है कि कंसेप्ट लर्निंग करता रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, और 4th तो एकदम कट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एनईपी के अकॉर्डिंग।
अच्छा, कुछ 2-3 ऑप्शन इसमें सेम सेम लगते हैं ना, तो वही चीज़ है कि आपको ना थोड़ा जब आप कंसेप्ट करेंगे तो पीवाईक्यू इसके ज़रूर लगा देना। एक तो एनईपी के, एनसीएफ 2005 भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और हमारा जितनी भी थ्योरीज मैंने करवाई है इंटेलिजेंस की वो सब देख लेना, क्योंकि यहाँ से ना मल्टीपल टाइम्स आते रहते हैं और ये मेजर टॉपिक्स है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेथड डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे को आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज सिखाना चाह रहे हो, तो आप कैसे सिखा सकते हैं, क्या असेसमेंट का मेथड आपका हो सकता है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रोल प्ले। ठीक है, आप बच्चे को रोल प्ले करने के लिए कह सकते हैं, ग्रुप वर्क करा सकते हैं, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट, ये तो सारे ही सही है। ठीक है, क्योंकि चारों ही हमारे लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस कर रहे हैं, चारों ही एनईपी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, रोल प्ले करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चा रोल प्ले से बहुत सारी, मतलब हिस्ट्री में तो बेसिकली अगर हिस्ट्री बतानी है बच्चों को तो आप रोल प्ले का कैरेक्टर उनको, मतलब एक नाटक दो कोई भी जिसमें कैरेक्टर प्ले करवाओ तो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क। ग्रुप में प्रोजेक्ट दे दो, साइंस के प्रोजेक्ट, सोशल साइंस के, या अलग अलग मैथ्स के प्रोजेक्ट आप दे सकते हो ग्रुप में। ग्रुप से क्या होता है कि जब 4 बच्चे आपस में काम करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बनवाओ, अलग अलग उनको जो है असाइन करो टॉपिक, और पोर्टफोलियो बनवा के आप उनसे उनका असेसमेंट लो। और क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट हर बच्चे से बनवा सकते हो, या आप सिंपली इंडिविजुअली भी उनको बनवा सकते हो। तो हम चारों की बात करेंगे, चारों सही है, यानी कि आप देखिए फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट इज कि द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फ्रॉम, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या बोला गया है, मतलब क्या एक चेंज बताया गया है कि होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव टू समेटिव, कंसेप्चुअल टू फॉर एग्जाम, ये तो सब उल्टे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं होना चाहिए, समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए, उल्टा बताया है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लर्निंग से रोट लर्निंग, ये भी गलत है, उल्टा है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी टू, मतलब ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्लियरली मेंशन है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो स्टैंडर्डाइज करके, यानी कि जो पहले पढ़ाया जाता था कि बिल्कुल आप क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, एकदम रट्टाफिकेशन टाइप से थोड़ा सा जोर दिया जाता था पहले के। देखो पहले का एकेडमिक परफॉर्मेंस और अब के एकेडमिक चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो अब क्या है, अब फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत जरूरी है, और अब ना देखो अब की जो जनरेशन है स्पेशली उनका माइंडसेट अलग है। ठीक है, आप और हम जो थे, हमारा माइंडसेट, हम ये थे कि हम हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते थे, और कभी कभी जैसे टीचर समझाते थे और समझ नहीं आया तो हम पूछ नहीं सकते थे। बट आज के टाइम में क्या है कि टीचर खुद कहते हैं कि कोई डाउट है तो आप आके अलग से फ्री पीरियड में आ सकते हो। तो आज का और पहले का टाइम चेंज है, इसलिए एनईपी ने क्या किया है, एनईपी ने कहा है कि भाई बच्चों को जबरदस्ती डांट पीट के रिजिडिटी के साथ मत पढ़ाओ, उन्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल छोड़ दो। तो एनईपी का ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। देखो वक्त जब बदलता है तो सारी चीजें बदलनी पड़ती है, ये तो बात ही है, समय के साथ बदलना चाहिए, कोई नहीं। नेक्स्ट इज द पर्पजेस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आर। एनईपी के जो असेसमेंट डिसाइड किए गए हैं उनके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स। देखो पहला वाला, देखो कितना अच्छा ऑप्शन दिया है इन्होंने कि बच्चों में तनाव उत्पन्न करना है ना, डर उत्पन्न करना, और कितना अच्छा क्वेश्चन। अगर किसी ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो वैसे ही कर देगा इसको, तो कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। भाई अगर सिर्फ यही देखा जाए कि भैया मैंने पढ़ाना है और आपने पढ़ना है, तो ऐसे तो बस हम सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे, फिर तो एक समझ ही नहीं पाएंगे, आपके साथ कोई लर्निंग ही नहीं होगी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड द थर्ड वन इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप ऑप्टिमाइज करें क्या, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि आप बच्चे को, किसी को भी आप लर्निंग के लिए एक इन्वायरमेंट दे पा रहे हो, एक एडॉप्टेशन करवा पा रहे हो, तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये एनईपी कहता है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर बच्चे को सपोर्ट करना। अब एक चीज आप देखो कि थर्ड ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी सी हो रही है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा पढ़िए, ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, या फिर क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उन्हें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि ये पूरी तरीके से बता रहा है कि अगर उनका डेवलपमेंट और लर्निंग करवा रहे हो तो आप उनको अडॉप्ट करो, अडॉप्टेशन दो, उनको अनुकूल बनाओ। द नेक्स्ट वन इज NEP 2020 का जो लैंग्वेज रिलेटेड चीजें हैं वो बताई गई है, और यहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता है कि NEP में लैंग्वेज कैसे यूज होनी चाहिए, या आप किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि फर्स्ट वन है बहुभाषिकता। अगर हम बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअल, देखो अब बच्चा जो है, अब पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हर लैंग्वेज से बच्चा बिलोंग करता है। अगर आपकी जॉब सपोज तमिलनाडु में लग गई तो वहां की जो मदर टंग होगी उनके लिए वो तमिल होगी, ठीक है। तमिलनाडु वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तमिल होगी, ऑब्वियस सी बात है। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी होगी। तो इसमें NEP हमारी जो न्यू पॉलिसी है वो ये कहती है कि मल्टीलिंगुअल चीजें होनी चाहिए, और जिस तरीके से हमारे देश में ना विविधता है, वैरायटी है, ठीक है, नंबर ऑफ वैरायटीज, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। और क्योंकि मल्टीलिंगुअल होने के मतलब इससे क्या होता है, देखो मल्टीलिंग्विस्टिक होकर जब पढ़ाया जाता है तो उससे क्या होगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी उसका मेंटली डेवलपमेंट अच्छा होगा। आप खुद सोचो कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, और अगर आप उस पर्सन से उसी की भाषा में बात करोगे, उसी की फैमिलियर लैंग्वेज में, तो ही और शी विल बी डेफिनेटली कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, और वो क्या करेगा, उस लर्निंग को सीखने की कोशिश करेगा, उस पूरे प्रोसेस को सीखने की अच्छे से कोशिश करेगा। और सपोज कि ऐसी लैंग्वेज में आप उसे पढ़ाने की कोशिश करोगे जो उससे फैमिलियर नहीं है, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है। अब आजकल के स्कूल्स में क्या होता है, इंग्लिश पर फोकस किया जाता है CBSE स्कूल में, जो कि सही भी है, लेकिन क्या है कि जब शुरुआती उसमें स्टेज में बच्चा आपके पास आए तो कोशिश करो कि आप थोड़ा बायलिंगुअली पढ़ाओ। एकदम से इंग्लिश अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा उसके माइंड पे प्रेशर ज्यादा पड़े। क्लियर है? तो ये चीजें आप समझे कि बायलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको अपने टीचिंग में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5। अब देखो टीचिंग का जो एक मीडियम है वो क्लास 5 या क्लास 8, मतलब क्लास 5 या क्लास 8, उससे आगे तक भी क्या होना चाहिए, मदर टंग। मैंने आपको वापस से कहा है मदर, देखो वैसे अगर एवरेज की बात करें तो मदर टंग हमारी क्या होती है, अगर हम एवरेज इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो मदर टंग जो है हमारी हिंदी है, ठीक है। और एक दूसरी लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल, उसमें हम कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश एक जनरल लेवल पे यूज की जाती है, बट अलग अलग स्टेट का अलग अलग फंडा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तमिलनाडु में तो हिंदी नहीं बोलेंगे ना, वहां पे तमिल बोलेंगे अपनी मदर टंग को, और तमिल के बाद जो सेकेंड लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं वो इंग्लिश है। भाई तमिलनाडु की बात करो तो वहां पर क्या है, अब आप हिंदी बोल के देखो वहां पे, फिर देखना आपका क्या करते हैं वो। तो वो जो है, ये जो तमिलनाडु वाले लोग हैं वो अपनी तमिल लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं, या फिर जो दूसरी भाषा उनको समझ में आती है वो इंग्लिश है, हिंदी तो उनको बिल्कुल नहीं आती। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कल्चर है, जिसमें हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अभी आगे NEP का थोड़ा सा पार्ट बचता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप इतना आपने अच्छे से किया होगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी मैंने चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको बनाई, मतलब सारी की सारी आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट की है, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, और NEP का पूरा चैप्टर टेबुलर फॉर्म में कुछ चीजें हैं उनको लिखो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके फिर आप मुझसे पूछो कि कोई अगर डाउट आता है तो, ठीक है। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी एंजॉयमेंट के साथ हम दोबारा लर्निंग करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।